हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम। दोस्तों, आज हम सेवन्थ क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के। जैसा कि एग्ज़ाम डेट कुछ पोस्ट के लिए आ चुकी है, बाकी जो है एग्ज़ाम वो भी जल्दी होंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आपका ये जो 300 MCQs हैं ये मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल एथिक्स रिलेटेड टू, या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स डील्स विद। एनवायरमेंटल जो एथिक्स हैं वो किससे संबंधित है भाई? आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द राइट ऑफ एनिमल, जानवरों के अधिकार से रिलेटेड। ऑप्शन बी है द मोरल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति नैतिक दायित्व से रिलेटेड। या द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक पहलू। या फिर द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो जो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन बी, द मोरल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द एनवायरमेंट। जो देखिए, जो एनवायरमेंटल एथिक्स हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब ही यही हो जाएगा कि एनवायरमेंट के जो प्रति हमारा दायित्व है, जो हमारा मोरल ड्यूटी जो हमारी बनती है, जो हमारे मोरल ऑब्लिगेशन बनते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? आपने बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अगस्त या 21 मार्च। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आंसर आपको मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज। पानी को या जल को हम नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं क्योंकि इसे फिर से उपयोग किया जा सकता है, या इसे मानव द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है, या इसे कटौती के माध्यम से नवीनीकृत किया जा रहा है, या इसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वही क्या, उसी के द्वारा तो देखिए, जब गर्मी पड़ती है तो पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये क्या है? ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो अर्थ का वाटर है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ही रिन्यूड किया जाता है और रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, परमाणु परिवार किसको संदर्भित करता है? परमाणु परिवार किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, कोई भी परिवार जो 1950 के बाद पैदा हुआ हो। या फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल हो तो हम उसको न्यूक्लियर फैमिली कहें। या फिर एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, भाई बच्चों, उसके माता पिता और दादा दादी के समेत पूरा परिवार। या फिर ऑप्शन डी ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक न्यूक्लियस से वो जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस से अगर वो जुड़े हुए होंगे तो उनके कंप्लीट एंटायर फैमिली की हम बात करेंगे, जहां वो बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, और क्या होंगे, और बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे और उनके दादा दादी भी। ठीक है,
तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैंड जोनिंग। देखिए हम लैंड जोनिंग करते हैं, भूमि क्षेत्रीकरण करते हैं, तो उसका हमारा प्राइमरी मोटिव क्या होता है, हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। प्रमोटिंग हैजार्ड डेवलपमेंट, बेतरतीब विकास को बढ़ावा देना, या मैक्सिमाइज लैंड एक्सप्लोइटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, भाई पैसे के लिए, आर्थिक लाभ के लिए भूमि को अधिक से अधिक शोषण करना। ये ऑप्शन सी है मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग का प्रबंधन और विनियमन करना। या ऑप्शन डी है कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर लैंड इनटू रेजिडेंशियल एरिया, या भूमि को क्या करना, कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र बनाना, एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल। देखिए जो हमारा पर्पस होगा लैंड जोनिंग का, जो हमारा प्राइमरी पर्पस होगा लैंड जोनिंग का, वो होगा हम क्या करें, हम वेरियस पर हम अनेक काम कर सकें, हम इस प्रकार से भूमि का प्रयोग करें कि उससे हम क्या करें, बहुत सारे काम कर सकें। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग और प्रबंधन। ठीक है, भूमि का उपयोग और विनियमन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल एरियाज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज। देखिए आज ये आ गया है, ये टाइम आ गया है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, मानव से प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित करना पड़ रहा है। मतलब अब वो दिन नहीं रहे कि हमें शेर से डरने की जरूरत है, अब तो शेर को हमसे डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सब चीजों का विनाश कर रहे हैं, हम पूरे एनवायरनमेंट का नाश कर रहे हैं। तो आज के समय में एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है। किससे बचाने की जरूरत है भाई? मानव से बचाने की जरूरत है। और बिल्कुल अगर हम बचाएंगे तो हम क्या करेंगे, बचाएंगे तो हम कंजर्वेशन करेंगे भाई, बिल्कुल संरक्षण करेंगे। नाम से ही दिख रहा है हमें, संरक्षित करेंगे तो संरक्षण के अंदर, कंजर्वेशन के अंदर ही करेंगे हम। ठीक है, देखिए जो नेचुरल एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो मानव बहुत अपनी हदें पार कर रहा है, हम अपनी हदें पार कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स, जैविक खेती में क्या शामिल होता है? को पता है अब बहुत ये टर्म बहुत चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, लोग विदेशों से अपने काम धंधे छोड़ के इंडिया वापस आ रहे हैं और यहाँ आके क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बट ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए है द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करना। या फिर द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग करना। या ऑप्शन सी द एक्सक्लूजन ऑफ केमिकल इनपुट एंड प्रमोशन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, रासायनिक आदानों का या रासायनिक चीजों का बहिष्करण करके या उनको मना करके प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा देना। या फिर द इंटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन एंड मशीनरी, सिंचाई और मशीनरी का गहन उपयोग करके। ये उपयोग है भाई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है उपयोग। उपयोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करेंगे, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हीं का प्रयोग करेंगे, हम रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्सक्लूजन ऑफ केमिकल इनपुट, जो केमिकल चीजें हैं, केमिकल खाद या केमिकल दवाइयां, इनका ना प्रयोग करके देसी तरीके से जैसे वो चीजें होती थी वैसे ही करके, उनमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा केमिकल ना डाल के, कोई भी केमिकल ना डाल के, और देसी बीज प्रयोग करके जो हम कृषि करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग टेक प्लेस ड्यू टू एक्सपोजर टू नॉइज ऑफ डैश डेसिबल। मतलब ये है कि कहना ये जा रहा है कि कितने डेसिबल से ज्यादा का अगर हम शोर सुनेंगे तो हम बहरे हो जाएंगे। सीधा सा मतलब इसका ये है क्वेश्चन का कि कितने डेसिबल से हम सुनेंगे जिसके संपर्क में आने से हम बहरे हो जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 35 डेसिबल, ऑप्शन बी है 45 डेसिबल, ऑप्शन सी है 60 डेसिबल, या ऑप्शन डी है अबो 80 डेसिबल। देखिए दोस्तों, जब हम 80 डेसिबल से ज्यादा, जब हम 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर हम 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर लगातार सुनते रहेंगे तो ये क्या कर देगा, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, या फिर आप कह लीजिए जो टेंशन है, वो टेंशन बढ़ा देगा। और क्या चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा हमारे ब्रीद साइकिल को, ब्रीद साइकिल को ये चेंज कर देगा भाई। मतलब हम तेजी से ज्यादा तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इससे हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हमारे जो सुनने की शक्ति है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो जाएगा, मतलब हम बहरे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी इसमें से किसको संदर्भित करेगा, बीओडी से क्या मतलब है। देखिए, बीओडी बेसिकली होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपका ऑप्शन ए दर्शा रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल रूप से जो हमें हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है बायोलॉजिकली, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बहुत आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, आपने बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये हो सकता है कि आपका ऐसे भी आ जाए कि NEERI, नीरी, नीरी कहां पर है, ये भी आ सकता है कि नीरी कहां पर है, या ये भी आ सकता है कि नीरी की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछा नीरी स्टैंड फॉर, तो आप बता सकते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका है कहाँ, ये आपका है नागपुर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नीरी कहां पर है, नीरी है नागपुर में। ठीक है, और अगर आपसे और पूछा जाए इसके बारे में, तो जो नीरी के जो प्रेसिडेंट होते हैं या नीरी के जो प्रमुख होते हैं, नीरी के जो प्रमुख होते हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नीरी के प्रमुख कौन है या हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीरी, तो आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। और नीरी का गठन कब हुआ था, तो नीरी का जो गठन है, नीरी का गठन 8 अप्रैल 1958 को हुआ। ठीक है, 1958 को, 8 अप्रैल 1958 को नेरी का गठन। और इसके प्रमुख कौन है, तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे। अब कौन है, अब है नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए, और है कहां पर, ये नागपुर में। 11th क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डैश एंड यूनिट एरिया।
देखिए, जो परिस्थिति तंत्र है उसमें उत्पादकता को और इकाई के कार्य के रूप में मापा जाता है। देखिए, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मापी जाएगी, वहां कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर, किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम कहेंगे उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। अगर आपसे कहा जाए ये प्रोडक्टिविटी किस यूनिट में मापी जाएगी, कैसे मापी जाएगी, इसको मापने की यूनिट क्या होगी, तो आप बोल सकते हो ग्राम, कि कितने मीटर स्क्वायर में हुई है, और दिन, कितने दिन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ग्राम मीटर स्क्वायर प्रतिदिन। ठीक है, मतलब प्रतिदिन किसी एक मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूनिट होगी हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की, या परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज। किसी एक समुदाय के भीतर विविधता को क्या कहा जाए। जैसे होता है ना कि एक परिवार के अंदर एक एक या दो बच्चे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जो वो डाइवर्सिटी आ गई, उस डाइवर्सिटी को हम क्या कहेंगे, कि परिवार के अंदर ही क्या होगी, विविधता होगी। तो हम उस डाइवर्सिटी को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, या डेल्टा डाइवर्सिटी। बताइए भाई, वो कौन सी डाइवर्सिटी होगी जो विद इन अ कम्युनिटी होगी, किसी एक कम्युनिटी के अंदर ही होगी। बताइए। तो जो आपकी इस प्रकार की डाइवर्सिटी होगी, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी, उसको हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाई अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीटा डाइवर्सिटी क्या है, देखिए ये तो एक ही कम्युनिटी के अंदर है, इसको कहेंगे हम विद इन कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी। और बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, ये होगा बिटवीन कम्युनिटी। ये कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, ये क्या होगी, कम्युनिटीज के बीच में होगी। ठीक है, और गामा डाइवर्सिटी क्या होगी, गामा डाइवर्सिटी होगी कि कितनी डाइवर्सिटी है विद इन अ, विद इन ए लैंडस्केप। मतलब किसी भूमि क्षेत्र के अंदर जो डाइवर्सिटी है, किसी भूमि क्षेत्र के जो अंदर जो डाइवर्सिटी होगी, उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए अल्फा, तो ये एक समुदाय के बीच, एक समुदाय के बीच। ठीक है, ये क्या होगी, ये अनेक समुदायों के बीच होगी, अनेक समुदायों के बीच। ठीक है, और ये क्या होगी, ये किसी एक भूमि क्षेत्र में होगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा डाइवर्सिटी क्या होगी, तो जो डेल्टा डाइवर्सिटी होगी वो पूरी पृथ्वी के ऊपर, ऑल लाइफ फॉर्म, आप बोल सकते हो ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, बिटवीन ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ। मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जीवों के बीच, या आप बोल सकते हो सभी जीवों के बीच, सभी जीवों के बीच। ठीक है,
पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सभी जीवों के बीच जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा डाइवर्सिटी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी, अगर विद इन ए कम्युनिटी होगी तो उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी होगी बिटवीन कम्युनिटीज या समुदायों के बीच जो डाइवर्सिटी होगी, जो समुदाय के बीच विविधता होगी, उसको हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और जो किसी एक भूमि क्षेत्र या किसी एक लैंडस्केप के ऊपर जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। और पूरे पृथ्वी के ऊपर जो उपस्थित जीव हैं उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा डाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट दे इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल प्रेशर एंड पेन ऑन ऑल स्पीसीज एंड ऑल्सो एनवायरमेंट। ये बोलना चाह रहा है कि पर्यावरण का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, वो कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो पर्यावरण का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो क्या है, वे सभी प्रजातियों और पर्यावरण पर काफी दबाव और दर्द। देखिए अगर ये शब्द आए है ना कि दे इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल प्रेशर एंड पेन, वो किसको पेन दे रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को पेन दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रेशर दे रहे हैं। तो वो कौन है, वो कोई नहीं है, वो हम ही हैं। वो भाई हम ही हैं, वो ह्यूमन बींग्स ही हैं जो क्या कर रहे हैं, इस एनवायरमेंट को पेन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट, आपने बताना है कि जैव विविधता कौन से रीजन में या कौन से क्षेत्र में, ये थोड़ा सा ट्रांसलेट नहीं हुआ। जैव विविधता कौन से क्षेत्र में ज्यादा होगी भाई, पोलर रीजन में ज्यादा होगी, इक्वेटर रीजन में ज्यादा होगी, या दोनों रीजन में होगी। हिंदी में मैं लिख देता हूं, पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। इक्वेटर मतलब मध्य रेखा क्षेत्र, या दोनों। देखिए जो आपकी डाइवर्सिटी होगी ना, जो आपकी डाइवर्सिटी होगी उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो पोलर रीजन में बहुत कम होती है। तो पोलर रीजन तो हमारा आंसर नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में डाइवर्सिटी कम होती है, और डाइवर्सिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो आपका इक्वेटर रीजन पे ही मिलेगी। ठीक है, वह कहाँ मिलेगी भाई, इक्वेटर रीजन पे ही मिलेगी। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15 है द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी रेफर टू, वहन अक्षमता की अवधारणा किसको संदर्भित करती है। आपके क्वेश्चन है ये, वहन अक्षमता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू। ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय अर्थ रिसोर्सेज। जो पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन है उन संसाधनों के द्वारा अधिकतम लोगों को क्या, उनको रखे जा सकने वाले अधिकतम लोगों की संख्या। वही पृथ्वी के जो ऊपर संसाधन है उसके द्वारा हम कितने कितने लोगों का हम पेट पाल सकते हैं या कितने लोगों की जिंदगी आसान बना सकते हैं उससे। या फिर ऑप्शन बी है द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि प्रयोजनों के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा। या ऑप्शन सी है द लेवल ऑफ पोल्यूशन दैट अ पर्टिकुलर एरिया कैन टॉलरेट, कि प्रदूषण का वो स्तर जो कोई एक विशेष क्षेत्र सहन कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन अ गिवन इकोसिस्टम, कि किसी दिए गए परिस्थिति तंत्र में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है
वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय अर्थ रिसोर्सेज, कि इस पृथ्वी के ऊपर हम कितने लोगों को रख सकते हैं या फिर उनकी नीड्स पूरी कर सकते हैं, या फिर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा बनाए रखे जा सकने वाले लोगों की अधिकतम संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड ट्रस्ट्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट, भूमि ट्रस्ट ऐसे संगठन हैं जो क्या करते हैं? ए है परचेज एंड कंजर्व लैंड फॉर फ्यूचर जनरेशन, या ऑप्शन बी है डेवलप लैंड फॉर कमर्शियल पर्पज। देखिए, अगर हम देखें ऑप्शंस को देखें, लैंड ट्रस्ट की भूमि संगठन बेसिकली क्या करेंगे? बेसिकली ये ऐसा काम करेंगे कि जो हमारी धरती है, हमारी धरती, उसको हम क्या करें? बचा के रखें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हम ऑप्शंस में देखें, जैसे ऑप्शन बी है डेवलप लैंड फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए, अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। या ऑप्शन सी एक्सप्लॉइट लैंड। देखो, अगर एक्सप्लॉइट ही आ गया, शब्द ही एक्सप्लॉइट आ गया या दोहन आ गया, तो ये अपने आप में ही नेगेटिव है। लैंड रिसोर्सेज, अगर हम लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे या भूमि संसाधनों का दोहन करेंगे बिना किसी नियम के, तो भी हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन लैंड मैनेजमेंट, नहीं। देखिए, जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम क्या करें? खरीदें या जैसे भी, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए लैंड को कंजर्व करें। बस मेन बात है कंजर्वेशन ऑफ लैंड की। ठीक है, तो वो जो ट्रस्ट करेंगे, उन्हीं ट्रस्ट को हम क्या कहेंगे? लैंड ट्रस्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व, कृषि वानिकी एक भूमि प्रबंधन अभ्यास है जिसमें क्या चीजें शामिल है? आपका ऑप्शन ए है प्लांटिंग ओनली एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन फार्मलैंड, खेत पर केवल कृषि फसलों का रोपण करना, या ऑप्शन बी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना वन संरक्षण करना, या ऑप्शन सी है ग्रोविंग ट्रीज इन कॉम्बिनेशन विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स और लिवस्टॉक, कृषि फसलों या पशुधन के संयोजन में पेड़ उगाना, या ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू इंडस्ट्रियल जोन। देखिए, अगर हम शब्द देखें एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो अगर हम इनको बीच में बांट दें तो दो शब्द बनते हैं। एक तो बनता है एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, प्लस फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट, मतलब जहां पर ये काम दोनों साथ में हो जाए, जहां पर ये काम दोनों साथ में हो जाए, वो जगह को क्या होगी? वही एग्रो फॉरेस्ट्री होगी, वही एग्रो फॉरेस्ट्री होगी। मतलब क्या है? तो फिर यही ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रोविंग ट्रीज इन कॉम्बिनेशन विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक, कि भाई या तो कृषि के साथ या पशुधन के साथ हम पेड़ पौधे लगाएं, वही हमारी क्या होगी? वही होगी हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक एग्रो है और एक फॉरेस्ट्री है। एग्रो का मतलब है कृषि, फॉरेस्ट्री का मतलब है वानिकी। मतलब ऐसे इस प्रकार से हम वन लगाएं या इस प्रकार से हम पेड़ लगाएं कि साथ साथ हम खेती भी कर सकें, या साथ साथ हम लिव स्टॉक को भी पाल सकें। ठीक है, पशुओं को भी पाल सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इमर्ज ऑन, पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकारों का उदय कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 16 मई 1994, ऑप्शन बी है 20 मई 1994, ऑप्शन सी है 16 जून 1996, या ऑप्शन डी 25 जून 1996। देखिए, मैं सीधे ही बता देता हूं, जो पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार हैं वो आपके आए हैं 25 जून 1996। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर डिजोल्व, कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड वाटर हैविंग डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ, कि दूषित पानी
कब कहेंगे? या फिर आपसे पूछ ले कि दूषित पानी जिसमें कितनी ऑक्सीजन हो। दूषित पानी वो पानी होता है जिसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना हो, वो आपका 8.0 mg/L हो, 8 मिलीग्राम पर लीटर। अगर ऑक्सीजन इससे कम हो जाएगी पानी में, कि 1 लीटर के अंदर 8 मिलीग्राम से अगर कम ऑक्सीजन हो जाएगी पानी में, तो वो पानी कैसा है? वो पानी कंटेमिनेटेड है, वो दूषित है, वो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर स्लोगन। आपको R3 स्लोगन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आपका ऑप्शन है रिसाइकल, रियूज, रिड्यूस। ऑप्शन बी है रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ऑप्शन सी है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। या डी नन ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम किसी चीज का सही से प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो हमें उसका प्रयोग कम करना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे रिड्यूस। ठीक है, फिर फिर क्या, हम जो ऐसी चीजें जो हम रिपीट में यूज कर पाए, हमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, हमें वो ना यूज करके ऐसे, अगर देखिए प्लास्टिक यूज करना हमारी आज के टाइम पे मजबूरी बन चुकी है, लेकिन प्लास्टिक भी हम ऐसा यूज करें जिसका हम मल्टीपल यूज कर सकें, जो हम दोबारा से फिर यूज कर सकें उसको। ठीक है, तो फिर हम करें रीयूज। और जब वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए कि हम उसको फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, आगे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तब हम उसको क्या करें, तब हम उसको करें रिसाइकल। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम करेंगे रिड्यूस, मतलब जो हम यूज कम ज्यादा कर रहे हैं, हमें यूज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें जो यूज हम कर रहे हैं उसको रिपीट में लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीजें जो पोल्यूशन कर सकती हैं, तो पहले तो वो कम से कम यूज करो। अगर यूज करनी पड़ रही है तो ऐसी वो चीजें यूज करो जो आप बार बार यूज कर पाओ, रीयूज कर पाओ। ठीक है, और एक टाइम के बाद तो उनको डिस्पोज हो ही जाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम करें रिसाइकल, ताकि वो दोबारा से फिर एक नया प्रोडक्ट के रूप में आ सके। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो आप बाकी की जो वीडियोस हैं वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा चल रहा है, तो आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप पेड़ लगाएं, और केवल पेड़ ही ना लगाएं, उसका संरक्षण भी करें। पेड़ भले ही आप कम लगा पाएं, लेकिन उसका संरक्षण जरूर करें। ठीक है, चाहे आप साल में 1 या 2 पेड़ लगाएं, लेकिन इस प्रकार से लगाएं कि उसकी ग्रोथ आप पे डिपेंड होनी चाहिए, आप उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।